किरण एक छोटे से परिवार से थी। वो अपने मम्मी पापा और एक छोटे भाई के साथ नोएडा में रहती थी। किरण शुरू से ही पढ़ने में बड़ी मेधावी थी, जिस वजह से अपना कॉलेज खत्म करने के बाद उसकी एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। किरण की शुरुआती तनख्वाह ही लगभग 40,000 रुपये महीना थी। किरण की अच्छी नौकरी लगने से परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे। किरण के मम्मी पापा अब किरण के लिए एक अच्छा सा लड़का तलाशने लगे और बहुत जल्द ही उन्होंने एक होनहार लड़का ढूंढकर उसके हाथ पीले कर दिए। संदीप और किरण की शादी काफी धूमधाम से हुई। किरण का ससुराल भी काफी अच्छा था। उसके ससुराल में जेठ जेठानी, उनका एक छोटा लड़का और सासू माँ थी। ससुर जी का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था। किरण भी खैर एक खूबसूरत और आकर्षक काया की मालकिन थी। गोरा रंग, गोल चेहरा, काले लंबे घने बाल जो उसके कमर को चूमते थे, उसकी लंबाई और साथ में एक भरा बदन उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते थे। किरण ने बड़े ही कम समय में अपने ससुराल में सभी का दिल जीत लिया था। संदीप भी उसे दिलो जान से ज्यादा प्यार करता था और उसे बहुत मानता भी था। दिन यूं ही हंसते खेलते बीतते चले गए। संदीप और किरण की शादी को पूरे 7 साल बीत चुके थे, लेकिन उनकी जिंदगी इतने सालों के बाद भी अधूरी ही थी, क्योंकि उनकी गोद में अभी तक एक बच्चा भी नहीं था। उनके घर का आंगन अभी भी सूना ही था। किरण इतने सालों में गर्भधारण नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी किरण के प्रति संदीप का प्यार कभी कम नहीं हुआ। किरण ये जानती थी कि संदीप सिर्फ उसके प्यार की वजह से कभी भी उसको बच्चे का ताना नहीं मारता, लेकिन ससुराल में एक औरत की बिना बच्चे के कोई इज्जत नहीं होती। इसीलिए किरण को ससुराल की ओर से अधिकतर किसी न किसी के ताने सुनने को मिलते थे। जबकि किरण एक बहुत ही सुशील और कामकाजी लड़की थी। उसके हाथों में जादू था। वो खाना बहुत अच्छा और स्वादिष्ट बनाती थी और पूरे घर का काम अकेले ही करती थी। घर के सभी सदस्यों का बराबर ध्यान भी रखती थी, पर फिर भी उसे सबके ताने सुनने पड़ते थे। कभी जेठानी कुछ बोल देती तो कभी ननद कुछ बोल देती। बल्कि कभी कभी किरण की सास संदीप से यहाँ तक कह देती कि बेटा, मुझे नहीं लगता कि अब इसके बच्चा होगा। तू ऐसा कर, तू दूसरी शादी कर ले, जिससे इस घर को एक वारिस तो मिल सके, क्योंकि इस बांझ कल मुही से तो कुछ होगा ही नहीं। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर किरण बिल्कुल उदास हो जाती और अपने कमरे में जाकर रोने लगती। संदीप अपनी माँ को बहुत डांटता और ऐसी बातें करने से रोकता, पर वो भी बेचारा क्या करे। वो अपनी पत्नी को भी समझाता कि माँ की बातों का बुरा मत मानो। मैं तुम्हारा हूँ, मैं थोड़ी ना किसी के पास जा रहा हूँ, और मैं आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा। ऐसे ही छोटी मोटी कहासुनी में दिन बीतते चले गए और किरण को आए दिन किसी न किसी बात पर बच्चे के लिए ताने सुनने को मिलते। अब संदीप भी सभी को समझा समझा कर थक चुका था, बिल्कुल परेशान हो गया था। वो ना तो अपनी भाभी को घर से निकाल सकता था और ना ही अपनी माँ और बहन को। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो खुद ही घर से चला जाएगा, जिससे किरण को घर वालों के ताने से छुट्टी मिल जाएगी और संदीप का दिमाग भी थोड़ा सुकून में रहेगा। और एक दिन किरण को लेकर वो घर से दूर कहीं कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। अब इस नए घर में संदीप और किरण खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन संदीप के बॉस के जन्मदिन था, तो वो मॉल में अपने बॉस के लिए एक गिफ्ट पसंद करने गया था। मॉल में टहलते टहलते अचानक उसकी नजर दूर खड़ी एक औरत पर पड़ी। उसे लगा कि कहीं ये उसकी पत्नी किरण तो नहीं। संदीप थोड़ा सा आगे बढ़कर देखता है तो हाँ, ये तो कामनी है, और उसके साथ एक नौजवान लड़का भी था। किरण और वो लड़का दोनों आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे, जिसे देखने से लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। संदीप ये सब देखकर थोड़ा चौंका और उसे कुछ शक भी हुआ, पर उसने अपना दिमाग साफ किया और ये सोचा कि अरे, जो कोई भी होगा, किरण घर पहुंचकर तो मुझे सब बता ही देगी। और वो अपने बॉस के लिए गिफ्ट लेकर वहां से चला गया। शाम को जब लौटा तो किरण ने दरवाजा खोला। संदीप को थका हुआ देखकर किरण ने पूछा, क्या हुआ, आप काफी थके हुए लग रहे हो। तो संदीप ने बताया कि आज उसके बॉस का जन्मदिन था, तो उसी में काफी थकान हो गई है। किरण कहती है, ठीक है, आप कपड़े चेंज कर लो, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। तो संदीप इस बात पर अपनी सहमति जताते हुए वॉशरूम में चला जाता है और मुंह हाथ धोकर फिर से कमरे में आकर सोफे पर बैठ जाता है। किरण गरम गरम चाय लेकर आती है और संदीप को देती है। संदीप चाय पीने लगता है कि अब शायद किरण उसे कुछ बताएगी, पर वो अपने घर के काम में जुटी रहती है। काफी देर के बाद जब संदीप से बर्दाश्त नहीं होता तो वो पूछ ही बैठता है
कि किरण आज कहीं गई थी क्या? तो इस पर किरण संदीप को बताती है, हाँ, आज मैं मॉल गई थी कुछ सामान लेने, और जो वो सामान लाई थी उसने सब संदीप को दिखाया, पर उस लड़के के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। अब संदीप को थोड़ा थोड़ा किरण पर शक होने लगा था कि किरण उसे बाकी सारी चीजें बता दी, पर उस लड़के का कोई भी जिक्र नहीं किया। आखिर क्यों? पर संदीप अपने उमड़ते सवालों को समंदर को शांत करके बिना कुछ कहे चाय पीने लगता है। कुछ दिनों के बाद वो फिर से उसी लड़के के साथ किरण को मार्केट में देखता है, पर संदीप फिर भी शांत ही रहता है। पर फिर संदीप अधिकतर किरण को उस लड़के के साथ इधर उधर देख ही लेता था। एक दिन संदीप अपने घर के गेट पर पहुंचने ही वाला था कि अचानक उसने कार रोक दी। उसने देखा कि वही लड़का किरण को अपनी बाइक पर बिठाकर घर तक छोड़ने आया था, और बाइक से उतरने के बाद दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। संदीप ये सब देखकर हैरान और परेशान हो जाता है, पर वो किरण से इस बात में कोई भी चर्चा नहीं करता, क्योंकि संदीप किरण से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसे डर था कि कहीं उसकी किसी बात से किरण उसे छोड़कर चली ना जाए। एक दिन संदीप सुबह सुबह चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहा था और किरण बाथरूम में नहा रही थी कि तभी अचानक किरण का फोन बजने लगता है। संदीप उठ के जाता है और फोन उठा लेता है। इससे पहले कि संदीप इधर से हेलो बोल पाता, उधर से एक आवाज आई कि संदीप, किरण से कह देना कि मैं थोड़ी देर में घर पर आ रहा हूँ, और संदीप तुम भी घर पर ही रहना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है किरण के बारे में। फोन करते ही संदीप एकदम से चौंक जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उस लड़के को मेरा नाम कैसे पता चला और वो मुझसे मिलना क्यों चाहता है। कहीं उस लड़के और किरण के बीच में कुछ गलत तो नहीं? कहीं किरण मुझे छोड़ने की तैयारी में तो नहीं? इसी उधेड़बुन में संदीप फंसता ही जा रहा था और चकराता जा रहा था, पर उसे उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। संदीप के मन में अच्छे कम और बुरे ख्याल ज्यादा आ रहे थे। उसे लगने लगा कि कहीं किरण मुझसे तलाक तो नहीं चाहती, कहीं वो लड़का यही बात करने तो नहीं आ रहा। एक साथ इतनी सारी बातें सोचकर वो बिल्कुल उदास हो गया और किरण के साथ बिताए गए हसीन पलों को याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक उठे, और धीरे धीरे संदीप अपनी ओर किरण की यादों में इतना खो गया कि वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी किरण भी नहाकर बाथरूम से निकली और संदीप को रोता देखकर दौड़कर उसके पास गई, और उसने अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोली, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है ना? पर संदीप अंदर से इतना टूटा हुआ और गुस्से में था कि उसने किरण को जोर से धक्का देकर झटक दिया। किरण के पैर गीले थे, जिसकी वजह से वो फिसलकर पास में रखे सोफे से जा टकराई और बेहोश हो गई। संदीप ने दौड़कर उसे उठाने की कोशिश की और उसके सर पर हाथ लगाया, तो किरण के सर का पिछला हिस्सा खून से लथपथ था, जिसे देखकर संदीप बुरी तरह डर गया और चिल्लाने लगा, उठो किरण, उठो, मुझे माफ कर दो। पर वो तो बेहोश थी। संदीप दौड़कर अंदर कमरे में जाकर पट्टी और दवा ढूंढने लगा, और दवा ढूंढते ढूंढते उसे दवा के डिब्बे में एक चिट्ठी दिखाई दी, जिसे खोलकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि संदीप, मैं तुम्हें कई दिनों से बताना चाह रही थी कि मैं अपना इलाज एक डॉक्टर से करवा रही थी, और वो डॉक्टर मेरा कजिन भाई है, और मैं उसी के इलाज और मेहनत की वजह से 2 महीने गर्भ से हूँ, और उसने कहा कि सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं और अब की बार सफलतापूर्वक हम दोनों माता पिता बन जाएंगे। मैं कुछ दिनों में उसे घर पर खाने के लिए बुलाने वाली हूँ, तो तुमसे भी मिलवाऊंगी। संदीप अभी चिट्ठी पढ़ ही रहा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। संदीप दौड़कर दरवाजा खोलता है तो सामने वही नौजवान लड़का खड़ा होता है जिससे किरण मिलती थी। उसके कुछ कहने से पहले ही वो बोल उठता है, और संदीप, कैसे हो? तुम शायद मुझे नहीं पहचानते, मैं किरण का भाई अमन हूँ। अभी कुछ देर पहले ही मुझसे तुम्हारी बात हुई थी। अमन किरण को ढूंढते हुए अंदर घुस जाता है। तभी फर्श पर खून से लथपथ किरण पर अमन की नजर पड़ती है तो वो चौंक जाता है और दौड़कर उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाता है। पर अस्पताल पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाती है और किरण कोमा में चली जाती है और अपने पेट में पल रहे अपने बच्चे को भी खो देती है। संदीप को जब ये सब पता चलता है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है
और किरण के पैरों को पकड़कर उससे बार बार माफी मांगने लगता है। पर अफसोस, अब कोई फायदा नहीं था। उसकी एक गलतफहमी की वजह से एक जान तो चली गई और दूसरी जिंदगी मौत से लड़ रही थी। संदीप को इस बात का बेहद अफसोस था, पर अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, सिर्फ शक की बुनियाद पर हमें कभी भी कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए जब तक हमारे पास कोई भी ठोस सबूत ना हो, क्योंकि इस संसार में लगभग हर समस्या का हल है, पर गलतफहमी और शक का कोई भी इलाज नहीं है। एक शक और गलतफहमी की वजह से संदीप और किरण की हंसती खेलती जिंदगी उजड़ गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।